हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए फाइनल के इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में संसाधन संरक्षण और उनके नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, संसाधन संरक्षण से क्या तात्पर्य है, संसाधन संरक्षण होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में अपन ने कल की क्लास में अध्ययन किया है। संसाधन संरक्षण क्या होता है, इसको वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं कि संसाधन संरक्षण के अंतर्गत किसी देश काल में प्राकृतिक संसाधन, आधार, जनसंख्या और उनके जीवन स्तर के मध्य संतुलित समंजन एवं अनुकूलन को प्रतिपादित किया जाता है। अर्थात संसाधन संरक्षण के अंतर्गत किसी भी देश काल में जो प्राकृतिक संसाधन है और जनसंख्या है तथा मानव का जो जीवन स्तर है, इनके मध्य एक संतुलित सामंजस्य और अनुकूलित सामंजस्य स्थापित होना चाहिए ताकि संसाधन का अत्यधिक दोहन भी नहीं हो और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता रहे, या साधारण शब्दों में यूँ कहे कि संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार विवेकपूर्ण और समुचित और संतुलित उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्यों है जरूरी है? क्योंकि वर्तमान में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या के लिए संसाधन है वो दिनों दिन घटते जा रहे हैं। क्योंकि संसाधन का मतलब है कि मानव की ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो मानव की आवश्यकताएं हैं वो वर्तमान समय के अंदर बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके अनुपात में आवश्यकता बढ़ती जा रही है और प्राकृतिक संसाधन जो है उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो एक समय में ये समाप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए ये नहीं बचेंगे या अल्प मात्रा में रहेंगे। इसीलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। संसाधन संरक्षण की समस्या 20वीं सदी की विशेषकर 70 के दशक के पश्चात ही इसकी महत्व में आई, या इसकी समस्या है वो ज़्यादातर 20वीं सदी से और यानी 70 के दशक में ज़्यादा हुई है। जैसा कि यानी हाइटेकर ने स्पष्ट किया था कि पिछली 2 शताब्दियों में घटित 3 महाआंदोलन है। कौन कौन से? जनसंख्या विस्फोट, प्राविधिक औद्योगिक क्रांति और तीसरा है अत्यंत भौतिकवाद, जीवन दर्शन और जीवन स्तर। इन 3 घटित महाआंदोलनों की वजह से संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है और भौतिकवादी जीवन दर्शन या जीवन स्तर है जो आवश्यकताओं को सीमित नहीं अत्युत निरंतर बढ़ाए जाना, उसकी संपूर्ति के लिए या उसकी पूर्ति के लिए संसाधनों के दोहन का भूत सवार होना है। इन कारणों की वजह से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण और उपभोग किया गया और जिसके फलस्वरूप कितने ही जैव और अजैविक संसाधन विनष्ट हो गए तथा अन्यों का प्रचुर मात्रा में ह्रास हो गया। इसीलिए संसाधनों के संरक्षण की ज़रूरत पड़ी है। तो संसाधन के जो संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके लिए हाइटेकर ने जो 3 विगत 2 शताब्दियों में 3 महाआंदोलन बताए हैं, जिसमें जनसंख्या विस्फोट होना, विविध तकनीकी और औद्योगिक क्रांति आना और इस अत्यंत भौतिकवादी जीवन दर्शन में मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जाना, इनके कारण
प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ और बहुत सारे संसाधन समाप्य हो गए या हाश भी हो गए, तब जाकर के संसाधनों का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि इसका उपयोग है वो विवेकपूर्ण, संतुलित और समुचित होना चाहिए। संसाधन संरक्षण के जो नियम है, संसाधन संरक्षण के नियम व्यक्ति, मानव सभ्यता की प्रगति तथा प्रत्येक के लिए संतोषजनक जीवन स्तर, प्राकृतिक वातावरण के अंधाधुंध शोषण पर अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं रह सकता है। यानी व्यक्ति, मानव सभ्यता की जो प्रगति है, प्रत्येक स्थल के लिए संतोषजनक जीवन स्तर या प्राकृतिक वातावरण से अंधाधुंध जो अधिक शोषण हो रहा है वो यानी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता है। वस्तुतः प्राकृतिक संसाधन पूंजी के समान है, जिसका सुनियोजित ढंग से समुचित लाभ के कार्यों में विनियोग होना चाहिए। अतः संसाधन संरक्षण संबंधी नियोजन होना जरूरी है और उसके जो दिशा निर्देश हैं, दिशा निर्देश के नियम हैं, उनको पालना भी जरूरी है। तो संसाधनों के संरक्षण के लिए जो यानी नियोजन के जो नियम बने हैं, उनके जो दिशा निर्देश है, उनके नियमों को पालना करना अनिवार्य है, तभी ही संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। जिसमें पहला है कि किसी भी देश या प्रदेश को इकाई मानकर उसका संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण के लिए ये जो नियम है कि किसी भी देश को, कोई भी यानी कि देश के अंदर अगर संसाधन है तो उसको एक पर्टिकुलर इकाई मान करके उसका संरक्षण करना जरूरी है। जैसे एक संसाधन है क्रोलाइट। क्रोलाइट कैसा संसाधन है? एकल संसाधन है, एकल संसाधन है। यानी जिमेरमैन ने जो वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण के अनुसार क्रोलाइट कैसा है? एकल संसाधन है। एकल इसीलिए है कि ये एकमात्र कहाँ मिलता है? ग्रीनलैंड में मिलता है, ग्रीनलैंड में मिलता है। तो इसका पर्टिकुलर ग्रीनलैंड को इकाई मान करके क्रोलाइट का संरक्षण होना जरूरी है, क्योंकि यदि इसका उपयोग अत्यधिक दोहन किया गया, इसका क्या किया गया? शोषण किया गया, तो ये एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो संसाधन संरक्षण के अंतर्गत किसी भी देश या प्रदेश को एक इकाई मानकर उसका संरक्षण करना जरूरी है। जैसे राजस्थान में 5 खनिज ऐसे हैं जो केवल राजस्थान में मिलते हैं, राजस्थान में उसका एकाधिकार है, तो उनको भी राजस्थान में उनका संरक्षण होना जरूरी है। मतलब आवश्यकताओं के अनुसार ही उसका उपयोग होना चाहिए। जैसे गार्नेट है, गार्नेट है वो यानी कि राजस्थान में ही मिलता है, गार्नेट राजस्थान में मिलता है, तो इसका संरक्षण होना जरूरी है। तो इस प्रकार पन्ना है वो राजस्थान में मिलता है, तो उनका संरक्षण इकाई मानकर होना जरूरी है। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी देश काल के तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। यानी तत्कालीन जो आवश्यकताएं है, जैसे उदाहरण के तौर पर भारत के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता है, पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो वैकल्पिक स्रोत है उसको भी ढूंढा जाना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता तत्कालीन है, तो तत्कालीन आवश्यकताओं में जितना उपयोग हो सके उतना ही करना चाहिए, ताकि उन संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। पश्चिमी राजस्थान में खास करके बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जालोर का जो यानी सांचौर बेसिन है,
सांचौर बेसिन, इनके अंदर प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम खनिज तेल है और कोयले के भंडार है। तो इसका जो वर्तमान में आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर ही इसका दोहन, शोषण होना चाहिए, नहीं तो अत्यधिक दोहन किया गया तो ये एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ऊर्जा जो आवश्यकता है उसके वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में आज भी यानी कि लगभग 65% ऊर्जा है। 65% जो ऊर्जा है वो किससे बनती है? तापीय ऊर्जा से। तापीय ऊर्जा से बनती है। अब इसके जो वैकल्पिक स्रोत ढूंढे गए हैं कि ऊर्जा का उत्पादन तापीय मतलब कोयले से, प्राकृतिक गैस से, खनिज तेल से, इसका से ऊर्जा का उत्पादन किया गया। तो इससे जो प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम या कोयला, ये सारे समापीय संसाधन है। इससे संसाधन है वो संरक्षित नहीं होंगे या समाप्त हो जाएंगे। तो वैकल्पिक स्रोत भी इसमें ढूंढने जरूरी है। जैसे सौर ऊर्जा से भी यानी कि ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, क्या है? जैविक ऊर्जा। ये जो वैकल्पिक स्रोत है ऊर्जा के, ये भी ढूंढने चाहिए ताकि जो तत्कालीन आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके और संसाधनों का संरक्षण भी किया जाए। तीसरा नियम ये कहता है कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उत्पादन क्षमता, किसकी उत्पादन क्षमता है? कुछ ऐसे संसाधन हैं जैसे मिट्टी है। मिट्टी भी ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन मिट्टी के अंदर यानी कि जैविक खाद का प्रयोग करके जो अनुपजाऊ मिट्टी है, अनुर्वर मिट्टी है, उसको विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से उसके उत्पादन में जो कृषि के उत्पादन है या इसको इस प्रकार उपजाऊ बनाना चाहिए ताकि अन्य जो खनिज संसाधन है उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। अर्थात यूँ कहे कि कम खनिज संसाधनों के अधिक से अधिक विभिन्न पदार्थों, वस्तुओं, मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए ताकि खनिज संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो उनकी आवश्यकता कम रहे और उत्पादित जो वस्तुएं हैं वो अधिक रहे। इस प्रकार की तकनीकी होनी चाहिए। सीमित और समापीय संसाधन है उसका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करना चाहिए। जो सीमित और समापीय संसाधन हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है या प्राकृतिक गैस है, तो इसका उपयोग है वो कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर विश्व के अंदर एक क्षेत्र है जो रूहर क्षेत्र है। रूहर क्षेत्र जर्मनी के अंदर है। कहाँ है? जर्मनी में। क्यों प्रसिद्ध है? अभी भी इतना नहीं है, लेकिन जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में इसका महत्व अधिक था। कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ कोयले के क्या है? पर्याप्त भंडार थे। वर्तमान में इतने नहीं है, लेकिन यहाँ आधारभूत संरचना के विकास के कारण कोयले का अत्यधिक दोहन किया गया और यहाँ जो कोयला पाया जाता था वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला था। तो अत्यधिक भंडार में या इसका अत्यधिक दोहन की वजह से ये जो रूरल क्षेत्र में कोयले के भंडार है वो समाप्त हो गई या अभी इतने भंडार नहीं रहे जितना इनका दोहन कर सकें। तो ये इनके जो भंडार थे वो समाप्त हो गए क्योंकि इसका अत्यधिक मात्रा में दोहन हो गया। परिवहन साधनों की व्यवस्था थी, आधारभूत संरचना थी, इंडस्ट्री क्षेत्र होना, जल परिवहन जो आंतरिक जल परिवहन है उनकी सुविधा होना, जिससे इस क्षेत्र के अंदर बड़ी मात्रा में कोयले का यानी शोषण किया गया, दोहन किया गया। अब उसके लिए क्या है, रूरल क्षेत्र में विभिन्न जो सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के संबंधी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं क्योंकि उन क्षेत्रों के अंदर कोयला है वो समाप्ति की ओर है। तो जो समापीय संसाधन है सीमित है, उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान तकनीकी ज्ञान जो संवर्धन है इनसे समय समय पर अनुसंधान भी होना चाहिए, रिसर्च भी होना चाहिए ताकि नए नए संसाधनों का विकास किया जा सके, नए नए उसका उपयोग किया जा सके।
संसाधनों का संतुलित, समुचित और बहुउद्देशीय उपयोग होना चाहिए। एक संसाधन है उसका समुचित, संतुलित और एक से अधिक उद्देश्य की दृष्टि से उसका उपयोग होना चाहिए, ताकि उनका अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी तो अन्य संसाधनों की आवश्यकता है वो कम रहेगी। पहला जो नियम के अंतर्गत यदि अपन विस्तृत अध्ययन करें तो इसमें किसी भी प्रदेश या इकाई को मानकर उसके कुल संसाधनों में पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे विभिन्न प्रकार के संसाधन ज्ञात और संभाव्य आदि का पूर्ण लेखा जोखा, परिमाण, विशेषताएं, गुण मालूम हो और इसके लिए वातावरण के तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंध सिद्धांत को भी जानना और मानना आवश्यक है। पूरे प्राकृतिक वातावरण को एक वृहत और जटिल समिष्ट मानना आवश्यक है, जिससे विभिन्न चेतन और अचेतन अंग परस्परावली और परस्पर प्रभावों उत्पादकता होते हैं और एक को विनिष्ट करने या ह्रास करने से पूर्ण वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सभी का समुचित और समिष्ट उपयोग होना चाहिए। यदि उदाहरण के तौर पर वनों को साफ कर दिया जाए तो मिट्टी का संरक्षण बढ़ जाता है, कृषि का उत्पादन में कमी आ जाती है, लोगों के स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है, पूरे आर्थिक चक्र है वो को प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब है कि किसी एक संसाधन का यदि ह्रास होता है तो उसका प्रभाव है वो अन्य फैक्टर पर, अन्य कारकों पर भी पड़ता है, अन्य तत्वों पर भी पड़ता है। यदि वनस्पति का कटाव होगा तो मिट्टी का क्षरण अधिक होगा, मिट्टी का जो अपर्दन है वो अधिक होगा, इससे कृषि का उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित होगी और पूरे आर्थिक क्रियाओं पर प्रभावित होगा, लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभावित होगा। दूसरे नियम के अंतर्गत किसी भी देश काल में तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्कालीन कम आर्थिक मूल्य वाले जो संसाधन है उनको विनिष्ट करना अविवेकपूर्ण है और भविष्य में तकनीकी ज्ञान वृद्धि तथा अनुकूलन आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनका लाभदायक उपयोग संभव है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले 4% से कम धात्विक संपन्नता वाले खनिज तांबा आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी समझकर छोड़ दिया था, परंतु आज की परिस्थितियों में वह कम धात्विक संपन्नता वाला जो धातु तांबा है उनकी खुदाई अधिक हो रही है। तो इस प्रकार तात्कालीन जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर संसाधनों का दोहन करना चाहिए। इसके साथ जिन संसाधनों को बढ़ाया या समुचित किया जा सकता है, समुचित उपयोग किया जा सकता है, उनके लिए पूर्ण चेष्टा की जानी चाहिए। जैसे अच्छी खाद और उर्वरकों का उपयोग फसलों के हेर फेर के द्वारा मिट्टी को हजारों साल तक उपजाऊ बनाया जा सकता है। असावधानी और गलत भूमि के उपयोग से कुछ वर्षों में मिट्टी है वो विनिष्ट हो जाती है। अतः ऐसे संसाधनों की उत्तरोत्तर उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। और जो संसाधन सीमित है, सीमित परिमाण या समाप्य है, उनका उपयोग विवेकपूर्ण या वैज्ञानिक ढंग से अनिवार्य कार्यों में ही होना चाहिए। उन्हें अंधाधुंध या आवश्यक कार्यों में समाप्त करना अदूरदर्शिता है। अतः सुरक्षा जैसे आवश्यक कार्यों के लिए ऐसे सीमित परिमाण वाले पदार्थों का संचय करना संरक्षण के अधीन आवश्यकता है और वैज्ञानिक और तकनीकी के द्वारा ज्ञान संवर्धन के द्वारा लगातार ऐसे अनुसंधान होना आवश्यक है जिससे अधिक आवश्यक और सीमित परिमाण वाले पदार्थ के विकल्प मिलते रहे हैं, उनके उपयोग के अधिक विकल्प है वो मिलते रहे हैं, ताकि न केवल वह
पर्याप्तता बनी रहे, प्रत्युत्तर नए संसाधनों का सृजन भी होता रहे। ऐसे विकल्प संसाधनों का अन्वेषण अधिक उपादेय होता है, जिसकी पूर्ति असमाप्य या सतत संसाधन से भी होती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप सीमित परिमाण वाले जैसे कोयला और पेट्रोलियम है, उसकी जगह पन बिजली या सौर ऊर्जा जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है या गैर परंपरागत स्रोत है, उसका उपयोग होना चाहिए। और विविध संसाधन समष्टियों का उपयोग संतुलित, समुचित और बहुउद्देशीय होना भी चाहिए, जो सर्वाधिक लाभकारी होता है। चूँकि यानी कि एक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान वृद्धि के कारण भी नए संसाधनों और दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है। कुल संसाधन आधार और प्रत्येक संसाधन के परिमाण, विशेषताएं, गुण आदि का लेखा जोखा प्रतिवर्ष दूसरे वर्ष तैयार किया जाना चाहिए, प्रतिवर्ष या दूसरे वर्ष तैयार किया जाना चाहिए, जिससे दोनों में जो गत्यात्मक अंतर संबंध है या संसाधनों की जो मांग एवं संपूर्ति, अभाव, पर्याप्तता और संबंधित समस्याओं की जानकारी होती रहे। यानी वर्तमान समय के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्या उसके अनुपात में संसाधन है, कितने हैं, कितनी आवश्यकताएं है और कौन से ऐसे संसाधन हैं जो समाप्ति की ओर है, कौन से संसाधनों की जो विशेषता या गुणधर्म है जो अधिक मूल्यवान है, उसका किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, ताकि समय समय पर जानकारी मिलती रहे कि कौन से संसाधन की आवश्यकता वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक है और कौन से कम है। इस बढ़ती हुई मांग को कम करने के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोत कौन से हैं, किस प्रकार उसका अनुसंधान होना चाहिए, इसके बारे में भी समय समय पर जो संसाधन और जनसंख्या के बीच में गत्यात्मक जो अंतर संबंध है उसकी जानकारी भी होना जरूरी है। इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण संसाधनों के विकल्पों और अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों, नीतियों के पूर्ण अध्ययन और अपेक्षित उपायों से ही ये सब संभव हो सकता है। अतः संसाधनों और आवश्यकताओं का सामूहिक प्रक्षेप करते रहना चाहिए, जिससे इसका ठोस विकास की कोई योजना का परिसंचालन किया जा सके। पूर्ण आर्थिक सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए संतुलित विकास के साथ ही उन क्षेत्रों या संसाधनों को वरीयता दी जानी चाहिए जिनका गलत या अत्यधिक शोषण हो रहा है। यानी पूर्ण आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए और एक संतुलित विकास के लिए, मतलब सस्टेन डेवलपमेंट, जो सतत विकास है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए तथा इसमें उन संसाधनों को वरीयता देनी चाहिए जो यानी कि जिनका अत्यधिक शोषण हो रहा है, तो उनका समुचित उपयोग होना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही ऐसे संसाधनों को समस्यात्मक घोषित करके उनके पुनर्स्थापन और विकास पर तुरंत ध्यान देना भी यानी कि श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे संतुलित उपयोग करके क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के जो कम विकास पर ये बुरा असर पड़ता है या उनका अत्यधिक शोषण और कम विकास से जो असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, उन सब का ध्यान में रखते हुए सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक रूप से आवश्यकताओं और विकास को दृष्टिगत रखते हुए संसाधनों का परम संरक्षण करना अति आवश्यक है। अब संसाधनों का जो संरक्षण है उनके नियोजन के लिए एक बहुमुखी योजना बनाना जरूरी है। उनके लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं वो जरूरी है।
संसाधनों के नियोजन के लिए कौन सी ऐसी बहुमुखी आवश्यकता ज़रूरी है, उनके बारे में अपन नेक्स्ट कल की क्लास में चर्चा करेंगे।